Hello and welcome everyone to this lecture of company law. I am Santosh Baliga and I am going to discuss with you today in this lecture the topic of one person company. हमने टाइप्स ऑफ कंपनी का टॉपिक चालू किया था और हमने पिछले लेक्चर में पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को समझ लिया था. अब वन पर्सन कंपनी जो है वो हम कवर करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 62 में. ओके तो इसका डेफिनेशन, इसके जो प्रोविजंस है वो दिए गए हैं सेक्शन 2 क्लॉज 62 में. सबसे पहले तो इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में हमें बताया गया था कि अगर हमें एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है तो हमें टू और मोर पर्सनस की ज़रूरत है. अगर हमें एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो हमें 7 और मोर पर्सनस की ज़रूरत है. और प्राइवेट और पब्लिक के अलावा एक और कंपनी वहाँ पे मेंशन किया हुआ था, वो था वन पर्सन कंपनी, जो कि हम कहते हैं ओपीसी, जो कि सिर्फ मात्र एक पर्सन से भी आप फॉर्म कर सकते हो. तो कोई भी पर्सन है जो कि बिज़नेस चला रहा है एंड ही इज़ रनिंग इट एज एन सोल प्रोप्राइटरशिप, देन ही कैन फॉर्म एन ओपीसी कंपनी, दैट इज़ एन वन पर्सन कंपनी, एंड एन्जॉय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन कंपनी. और इसके अलावा क्योंकि ये छोटे बिजनेसेस के लिए बनाया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी सारे कंप्लायंस रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं. सो ओपीसी जो ये कंपनी है ये बेसिकली होगी एक प्राइवेट कंपनी ही होगी, एक प्राइवेट कंपनी होगी. तो इट विल हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी होगा. अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है और वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस चला रहा है तो वहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है. और अगर वो कंपनी करके रजिस्टर करता है, एक ओपीसी करके रजिस्टर करता है, तो उसकी लायबिलिटी हो जाती है लिमिटेड लायबिलिटी. उसे सेपरेट लीगल स्टेटस का एक फ़ायदा होता है, एक स्टेटस मिल जाता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का. ओके सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी, जो फर्स्ट लेक्चर है इसका कंपनी का डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, इसमें बहुत क्लियरली मैंने समझाया और एक कपल ऑफ मैंने केस लॉस के भी वीडियोस डाले हुए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो चैनल के ऊपर. फिलहाल तो ओपीसी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन यहाँ पे मेंबर सिर्फ एक ही होगा. क्योंकि ये एक ही मेंबर होगा तो ये एक ही मेंबर क्या हो जाएगा, अपना डायरेक्टर भी बन जाएगा इस कंपनी का. ओके सो विथ दिस बैकग्राउंड वी विल गेट इनटू प्रोविजंस एंड द डेफिनेशन व्हिच हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62. अगेन सेक्शन 2 क्लॉज 62 ओपीसी का ये सेक्शन नंबर जो है ये आप इंडेक्स में अपने रजिस्टर के पीछे इंडेक्स में आप इसे डाल दीजिए, तो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो ये सेक्शन आपको कोट करना चाहिए. ओके नाउ कंपनी विच हैज़ ओनली वन मेंबर एज इट्स मेंबर. ओके concept was introduced in Companies Act 2013 to encourage entrepreneurship. ओके बिजनेस को, स्मॉल बिजनेसेस को encourage करने के लिए ये किया गया था. ऑल्सो once a sole proprietor converts himself into an or forms himself into an one person company, it enters into an organized market and everything about that particular business can be mapped and can be added to our economy very very formally. ओके वो अगर वो सोल प्रोप्राइटर रहता है तो सब कुछ ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए भी, और वो इकोनॉमी का पार्ट उतना क्लियरली बन नहीं पाता है. ओके नाउ वन पर्सन कंपनी फॉर्म कौन कर सकता है, हु कैन फॉर्म एन वन पर्सन कंपनी? तो ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन फॉर्म एन वन पर्सन कंपनी. इसका मतलब क्या है, क्या कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज आज कल जाके वन पर्सन कंपनी ओपन कर सकती है? क्या नहीं कर सकती है. कोई भी एसोसिएशन जाके वन पर्सन कंपनी ओपन कर सकती है? क्या नहीं कर सकती है. कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता है. आपको ज़रूरी होगा कि आप क्या हो, आप एक नेचुरल पर्सन हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो जो एक ओपीसी को फॉर्म कर सकता है. ओके सेकंड कंडीशन ये है कि आप क्या होने चाहिए, आप होने चाहिए इंडियन सिटीज़न. यू शुड बी एन इंडियन सिटीज़न. अच्छा इसके अलावा एक और लेयर है जहाँ पे कहा गया कि जो भी इंडियन सिटीज़न है, इंडियन रेसिडेंट है, वो तो कर ही सकता है, लेकिन जो नॉन रेसिडेंट है लेकिन पिछले 120 डेज़ फॉर मोर देन 120 डेज़ डूइंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर वो इंडिया में था, अगर वो इंडिया में रहता था, तो इन दैट केस
वो भी ओपन कर सकता है। तो हम अगर कहें तो नेचुरल पर्सन ओपन कर सकता है एंड ही हैज़ टू बी एन इंडियन सिटीजन एंड he can be a resident or even a non-resident if he has been in India for in the last preceding financial year for more than 120 days. क्लियर हो रहा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियरली समझना ज़रूरी है कि नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इंडिया, अगर नॉन रेसिडेंट है तो भी 120 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर वो इंडिया में था, रेसिडेंट था, तो देन इन दैट केस ही कैन फॉर्म एन कंपनी। ओके, नाउ इसमें एक और जो चीज़ है जो हमने डिस्कस करी है कि लिमिटेड लायबिलिटी होगा, ये तो क्लियर है। लिमिटेड लायबिलिटी होगा, ये तो क्लियर है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगा, ये भी क्लियर है। तो कंपनी लॉ जो है, एक और कंपनी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, तो अगर परपेचुअल सक्सेशन को मेंटेन करना है, इस रीज़न के लिए ओपीसी जब भी फॉर्म होगा तो जो भी मेंबर होगा ओपीसी का, ही हैज़ टू अपॉइंट एन नॉमिनी। He has to appoint an nominee. The nominee will be such person who will take over the company in case the member dies, in case the member is not in a capacity to contract going forward. Okay, इस पर्टिकुलर प्रोविज़न की वजह से ओपीसी जो है हमेशा सक्सेशन ओपीसी का हमेशा फिक्स रहेगा एंड ओपीसी कभी भी आपको टर्मिनेट होते हुए नहीं दिखेगा वेरी इजीली। ओके, सो ये था नॉमिनी वाला पॉइंट। तो नॉमिनी वाला पॉइंट में क्या बोला है हमें कि द सोल मेंबर मस्ट अपॉइंट ए नॉमिनी, ठीक है, विथ प्रायर रिटन कंसेंट हु विल बिकम द मेंबर इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल मेंबर। तो इसका मतलब क्या है, समझो कि मिस्टर ए है, इसने एक ओपीसी ओपन किया है जो कि है ए प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जांपल, एंड मिस्टर ए एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी हैज़ टू also give the name of the nominee in the memorandum of the company. ओके, अब कौन से फॉर्म्स लगेंगे, इसके क्या क्या अलग अलग सिनारियोज बनते हैं नॉमिनी को लेके, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बट ये वाला क्लियर हो चुका है आपको कि नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। नॉमिनी को कौन अपॉइंट करेगा, जो सोल मेंबर है वो अपॉइंट करेगा, और अगर उसे कुछ हो जाता है या वो इनकैपेसिटी हो जाता है टू कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस दिस नॉमिनी विल बिकम द सोल मेंबर। और जब ये सोल मेंबर बन जाएगा तो इसे भी एक नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर है? और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए आया है, टू एंश्योर दैट देयर इज परपेचुअल सक्सेशन इन दी कंपनी। ये पार्ट क्लियर है? ओके, सो ये जो ऑब्वियसली अगर सोल मेंबर नेचुरल पर्सन है तो नॉमिनी के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि नॉमिनी भी क्या होगा, कॉमन सेंस है कि नॉमिनी ऑल्सो हैज़ टू बी अ नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो भी नेचुरल पर्सन होगा, ही कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी। मतलब एक पर्सन एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है। जैसे कि मुकेश अंबानी है, नेचुरल पर्सन है, कैन ही ओपन 3-4 ओपीसीज? नो, ही कैन नॉट ओपन 3-4 ओपीसीज इन हिज ओन नेम। ही कैन ओपन ओनली वन ओपीसी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द सेड पर्सन शैल नॉट बी ए नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। तो अगर मैंने if say I have opened an OPC, then in that case I cannot open another OPC. One point. Second point, if I am a nominee of some other OPC at the same time, then I cannot be nominee of more than one OPC. क्लियर हो गया? तो ये कुछ क्लॉसेस थे यहाँ पे ओपीसी के बारे में, सेक्शन 2 क्लॉज 62 के में। ओके, तो ओपीसी कौन फॉर्म कर सकता है? नेचुरल पर्सन फॉर्म कर सकता है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, या कोई भी पर्सन जो 120 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह चुका है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। और नॉमिनी हैज़ टू बी nominated and indicated in the memorandum at the forming of the company itself. नॉमिनी का एक रिटन कंसेंट भी लगेगा, और कोई भी नेचुरल पर्सन एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है, और कोई भी नेचुरल पर्सन खाली एक ही ओपीसी का नॉमिनी एट अ टाइम बन सकता है। इतने पॉइंट्स हमको अभी तक क्लियर हो चुके हैं। सो ओपीसी की रिलैक्सेशंस अगर देखा जाए, ओपीसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत ओपीसी को नहीं है। एनुअल रिटर्न कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर नॉट नेसेसरीली बाय द कंपनी सेक्रेटरी। और यहाँ पे नॉर्मली डायरेक्टर कौन होगा, नॉमिनी सोल जो डायरेक्टर होगा वो सोल मेंबर ही होगा। ओके, अंडर सेक्शन 134 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अब्रिज्ड फॉर्म ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट कैन बी साइंड बाय वन डायरेक्टर। एक ही डायरेक्टर है तो एक जो भी मेंबर है वो मेंबर खुद ही साइन कर देगा यहाँ पे किसके, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अब्रिज्ड फॉर्म ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट को भी। और होल्डिंग ऑफ एजीएम अंडर सेक्शन 96 इज नॉट नेसेसरी। क्यों? वेरी सिंपल, क्योंकि एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर अपने आप के साथ में क्या मीटिंग करेगा, इसलिए एजीएम का ज़रूरत नहीं है अंडर सेक्शन 96, लेकिन ओपीसी के लिए वो एग्जम्प्ट है। और बोर्ड मीटिंग की जहाँ तक बात आती है तो आपको नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स कैसा करना पड़ेगा, एक मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर आप कर सकते हो। नॉर्मली एक ही मेंबर जो है वही डायरेक्टर होता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी अगर कोई डायरेक्टर करके अपॉइंट किया हुआ है ओपीसी ने, तो इन दैट केस भी आपका जो बोर्ड मीटिंग है वो एक कैलेंडर ईयर के हाफ में, ईच हाफ मतलब क्या है, आपका एक कैलेंडर ईयर है, ये कैलेंडर ईयर हुआ। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है, जैन से लेकर दिसंबर, ओके, और ये हुआ आपका जून। तो ये आपका फर्स्ट हाफ है और ये आपका सेकंड हाफ है, ओके, 6 मंथ्स का। तो फर्स्ट हाफ में आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी है और सेकंड हाफ में आपको कम से कम एक बोर्ड मीटिंग करनी है। तो इतना आपने कर लिया तो दिस मीन्स आपका बोर्ड मीटिंग का जो कंप्लायंस है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो सेक्शन 173 का पार्ट क्लियर हो गया। अब लास्ट जो एक और पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे सेक्शन 137 में, ओपीसी आर अलाउड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज अगेंस्ट 30 डेज विच इज़ देयर फॉर अदर टाइप ऑफ कंपनीज। सो ओपीसी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा उसके लिए उसे कितना टाइम मिलेगा, उसे मिलेगा टाइम अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, मार्च 31 को क्लोज होता है, तो इसका मतलब 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा। इसका मतलब है 30 सितंबर तक वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द रिलैक्सेशंस। अगर का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ओपीसी को क्या रिलैक्सेशंस है, तो ये अपने को रिलैक्सेशंस वहाँ पे लिखना चाहिए। दिस आर वेरी कॉमन रिलैक्सेशंस। ओके, सो नाउ वी कैन मूव टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज़ 1% कंपनी का नॉमिनी के अलग अलग सिनेरियोस और उसमें क्या प्रोसीजर है वो हम समझेंगे अभी इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में। तो यहाँ पे देखिए 4 सिनेरियो बनता है। जैसे मैंने कहा कि जब आप व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर्म एन और इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ यू आर सपोज टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द नॉमिनी in the memorandum of the OPC. This is at the time of incorporation of the OPC itself. So the first point is, at the time of formation, memorandum of OPC shall contain the name of the nominee, and such nominee shall be a natural person, Indian citizen, and whether resident or not. That means 120 days he has to live in India for at least 120 days in the previous or preceding financial year. Okay, and the name of the nominee shall be provided in form INC 32 SPICE, and the consent of the nominee shall be provided in form INC 3, and both these forms along with the fees that has been prescribed has to be filed with the ROC, that is the registrar of companies. Okay, this is at the time of incorporation. Though we have understood the first part. Now in the first part what we have said is that in the first scenario we have said that it should be indicated in the memorandum of the OPC, plus you will file INC 32 SPICE form, which is an electronic form, plus you will give the consent of the nominee in INC 3, plus you will provide the fees which is applicable or fees which is prescribed, and this will be filed with the registrar. Okay, so this is the first scenario. Now the second scenario is that law provides the nominee an option at any point of time to withdraw his consent. So what will happen at this point of time, that the nominee can withdraw, the second scenario is that nominee can withdraw his consent at any time
by giving a notice in writing to the member and the OPC. So the nominee will have to provide an written notice to whom? To the member and the OPC both. Okay, and on such an event, the sole member will now have to appoint a new nominee mandatorily within a period of 15 days. Within a period of 15 days. So within 15 days of such event, member shall nominate other person as nominee after obtaining his written consent. Again, the written consent will be obtained in INC 3 form. Okay, understood? So in this case, INC 3 plus INC 4. INC 4 is a form which is filled up whenever there is a change in the name of the nominee. So INC 3 plus INC 4, that is the declaration, that is the consent plus change form has to be filed with the registrar. Okay, and this procedure has to be done within how many days? Within 15 days of such event. What is the event? Event is withdrawal of the consent by the previous nominee. The second scenario is also clear. Now the third scenario is that the law also gives the member a right to change the nominee. So the member also has a right to change the nominee at any point of time for any reason. Reason can be like death of the nominee, it can be incapacity to contract of the nominee, or any other reason also. The member will have to intimate the change to the OPC in writing and also submit the written consent of the new nominee at the same time. Okay, now again over here, in terms of what is to be filed with registrar, there is a change in the nominee, hence INC 4 will be required and the consent of the new nominee will be required in INC 3. Okay, both these forms have to be filed with the registrar once again. Okay, now this forms of change has to be filed with the registrar within 30 days. Within 30 days of such intimation to the company. Now we have understood three scenarios. The last scenario is if the sole member himself dies, or in case he incurs incapacity to contract, then in that case the nominee who is appointed by him will take over the company, will become the member of the company. So this is the fourth scenario where the nominee becomes the member, in place of the sole member. He shall nominate a nominee within 15 days of becoming a member. What does this mean? Say in case Mr. A was the sole member of an OPC, okay, and he had appointed Mr. B as his nominee. Okay, now Mr. A unfortunately dies, so Mr. B becomes the sole member in his place. Now as soon as Mr. B has become a sole member, within 15 days, within how many days? Within 15 days, Mr. B has to appoint a new nominee. Okay, and this again has to be filed with ROC, that is Registrar of Companies. Again there is a change, so INC 4 will be required and consent of the new nominee will be in INC 3. Okay, so we have understood everything. We have understood all the four scenarios. We have understood the forms that have to be provided. We have understood the timelines also. Finally, all the changes in name of the nominee within 30 days of the event has to be filed with the registrar. What will be filed with the registrar? One, the form INC 3, the form INC 4 will have to be filed. Language says the company shall file the notice of withdrawal of the consent. This is in the second scenario, or intimation of change of nominee by the member, the third scenario, or cessation, which is the fourth scenario. Okay, intimate such other person
the new nominee in form INC 4, that is, if there is any change, INC 4 has to be filed along with the fees, and written consent of such new nominee in form INC 3. So this will be done within how many days? Within 30 days. Okay. So you will appoint a new nominee within 15 days, and you will file the forms with the intimation with the registrar within how many days? Within 30 days. So I hope all the 4 scenarios are clear. So that's it in this topic of OPC. I hope you have all understood this topic, and if it was useful, do like, share and subscribe this particular channel, and your likes are my motivation to bring many more such videos. That's it from me from this video. That's it. Bye. See you.